हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज मैं फिर से हाजिर हूँ मॉडल पेपर स्टाफ नर्स का लेकर, और उसके हम 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, जो कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। 3 वीडियोस आपको मॉडल पेपर से रिलेटेड स्टाफ नर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। ये है चौथी वीडियो, और जिसमें आज हम 41वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और पूरा डिटेल में, जैसे कि हमने 3 वीडियो में जाना है वैसे ही ये वाली वीडियो होने वाली है। और देखते हैं आज इस मॉडल पेपर के कितने जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हम डिटेल में इनको जानना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है आंसर में। फिलहाल यहाँ पर 41वां जो क्वेश्चन है वो ये है सामने। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टाफ नर्स से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा मैं देने की कोशिश करूँगी। इसके साथ साथ हिंदी की वीडियो भी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, पॉलिटी की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन एन इमरजेंसी व्हेन अ पेशेंट इज अनएबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप इट इज़ सेफर टू क्रॉस मैच विद ब्लड ग्रुप। कौन से ब्लड ग्रुप के साथ सेफर रहेगा? तो ऑब्वियसली ओ आप जानते हैं यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है। और इसके ऊपर RH फैक्टर नेगेटिव लगेगा, नॉट पॉजिटिव। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर डी है। ठीक है, अगर कोई रोगी ऐसा हो गया है जो अपना ब्लड ग्रुप नहीं बता पा रहा है और उसे ब्लड की ज़रूरत है एट रैंडम, और कोई बताने वाला नहीं है कि उसके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं, ओ नेगेटिव से हमेशा क्रॉस मैच करते हैं, और जिससे रोगी भी सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर यही है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, जो कि क्या करता है, हर किसी व्यक्ति को ये ब्लड चढ़ाया जा सकता है ओ नेगेटिव। लेकिन ओ नेगेटिव जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है वो केवल ओ नेगेटिव वाले से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है। अगर ऐसी विषम परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें रोगी बताने में असमर्थ है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, रैंडम ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, तो ओ नेगेटिव से साथ क्रॉस मैच किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये दिया है। आप ब्लड ग्रुप जानते ही होंगे, ए बी और ओ 4 होते हैं। तो ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको दे सकता है, और ए बी जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। इसका ब्लड ग्रुप इस ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले बंदे में ए वाला ब्लड ग्रुप भी चढ़ जाएगा, बी वाला भी, ओ वाला भी, खुद ए बी वाला भी। ठीक है, और प्लस और माइनस RH फैक्टर होते हैं। RH फैक्टर आपको पता ही होगा, है ना, ये बंदर में देखा गया था सबसे पहले। तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, पूरा ब्लड ग्रुप ढंग से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, द टर्म ओमा मीन्स क्या है? तो ओमा जो होता है वो सिस्ट से रिलेटेड होता है। जैसे जो बॉडी में हमारे अगर ट्यूमर जैसा हो जाता है तो उससे, तो यहाँ पर ये सिस्ट इसका आंसर है बी। और इसमें क्या होता है कि ओमा का अर्थ जो होता है वो सिस्ट होता है। ठीक है, सिस्ट मतलब होता है। और मेडिकल के क्षेत्र में ओमा का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में कहीं स्वेलिंग आ गई है या ट्यूमर जैसा पार्ट बन गया है, उसे हम ओमा कहेंगे। और इससे रिलेटेड जितनी भी दवाएं दी जाती हैं उनके लास्ट में आपको ओमा लिखा मिलेगा, जैसे एडिनोमा, ठीक है, और एथेनोमा, कार्सिनोमा। ठीक है, तो कार्सिनोमा तो कैंसरस वाली उसके लिए होती है। तो इस तरह से इसमें दे रखा है ये। अगला है यहाँ पर, स्कैल्ड का मतलब क्या है? इसमें कौन सी वाली? स्कैल्ड का मतलब के कारण हुई एक जलन है। किसके कारण? तो मॉइस्ट हीट, जैसे हम इवेपोरेशन आप करते हैं तो उसमें जो भाप निकलती है, वाष्प निकलती है, उसकी वजह से जो जलन होती है वो कंपैरेटिवली, अगर आप नॉर्मली किसी आग से कोई व्यक्ति जला है, या इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा है, या वो किसी केमिकल से जला है, तो वो उसे नॉर्मली हम लोग बर्न कहते हैं। जबकि अगर हम वाष्प से जलते हैं, जो हम जब पानी गर्म करते हैं तो जो भाप निकलती है, या आपने कोई खाना बनाया है और जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो आपको जो भाप जैसी दिखती है ना, उसको बोल रही हूँ मैं, उससे जो जलते हैं वो उसको कहते हैं स्कैल्ड। और वो वास्तव में, और जैसे आप नॉर्मली आग से अगर कोई व्यक्ति जला होता है उसमें एकदम इतनी जलन नहीं होती जितनी भाप से, भाप की बहुत तेज़ जो है उसका जलन वाली जो क्षमता होती है बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ पर ये है। ठीक है, अगला यहाँ पर है ग्रहणी ड्यूडेनम की बात हो रही है यहाँ पर। और ड्यूडेनम किससे रिलेटेड है? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में है। कहाँ पर होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में अभी बताती हूँ आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा पूरा, उसमें हमारा माउथ से लेकर हमारे जो स्टमक है, इसके साथ साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, सब सारे पार्ट आते हैं, उसी को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो ये जो ड्यूडेनम है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, फिर जैजुनम, फिर इलियम, 3 पार्ट होते हैं।
तो यहाँ पर ड्यूडेनम की बात हो रही है, इसके हार्मोन का नाम क्या है यहाँ पर, तो इसमें तो बहुत सारे नाम होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है तुरंत हमारा जो जे आकार का स्टमक है, ये स्टमक होता है, ठीक है। इस स्टमक में तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी होती है, तो इतना जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड ये ड्यूडेनम, जिसे ग्रहणी कहते हैं। और फिर पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे के ये सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अगर ये भी पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, तो ड्यूडेनम होता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टमक से तुरंत बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, तो वो ड्यूडेनम है। यहाँ इसमें बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है इस पर स्टार लगा है कि एक हम इसका हार्मोन नहीं बता सकते। तो इसके हार्मोन आप रट लीजिए, एक तो गैस्ट्रिन निकलता है, सेक्रेटिन निकलता है, ठीक है, गैस्ट्रिन सेक्रेटिन। फिर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिटरी माने रोकने वाला गैस्ट्रिक जूस को, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP निकलता है। और फिर कोलेटोसिस्टोकाइनिन, फिर कौन सा निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेटो नहीं है तभी तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गई, कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है CCK। फिर है वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड VIP, ये निकलता है, ये VIP की फुल फॉर्म बताइएगा। फिर इंटेरोक्राइनिन। इतने हार्मोन जो हैं वो आपको ड्यूडेनम से निकलते हुए मिलेंगे, हार्मोन की बात कर रही हूँ, ठीक है, एंजाइम की नहीं। तो ये सारे हार्मोन जो हैं इनको रट लीजिएगा, ये ड्यूडेनम से निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर है मौसलेम प्रेयर पोजीशन इज़ यूज़, किस सर्जरी में यूज़ होती है, तो ये जो होती है वो होती है यहाँ पर लेमिनेक्टोमी में यूज़ होती है। ये जो होता है इसमें क्या होता है, चेस्ट और हमारे जो इसके साथ यहाँ पर बात करेंगे हम, जो चेस्ट और हमारी नी जो घुटने होते हैं और चेस्ट माने सीना, उसकी पोजीशन वाली बात होती है। और ये इसमें उस पोजीशन में पेशेंट को लिटा के और वो वाली जो ये सर्जरी करी जाती है लेमिनेक्टोमी। और इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ ये जो मुस्लिम प्रेयर है इसमें गायनोकोलॉजी जो गायनीज होती हैं वो जितने बहुत सारे ट्रीटमेंट होती हैं वो इस पोजीशन पे करती हैं। इसके साथ साथ स्पाइनल सर्जरी जितनी भी होती है हमारी वो भी जो है इस पोजीशन के थ्रू होती हैं। और वेनाइनल जितनी भी बहुत सारी सर्जरी से रिलेटेड है वो भी इसके थ्रू होती हैं। तो ये जो पोजीशन है मुस्लिम प्रेयर वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी होती है। और जो हमारा इसके साथ लंबर, जो उसमें मैंने स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया था और लंबर जो वर्टिब्री पढ़ाए थे L1 से L5 तक बताए थे पिछली वीडियो में, आप देखिएगा उसमें L4 से L5 में जो इंजेक्शन दिया जाता है ना वो भी इस पोजीशन में आपको बिठा के दिया जाता है। ये जो है जब हमारी गायनी वाला कोई भी ट्रीटमेंट होता है उससे रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 46 है, इज फॉर्म फ्रॉम विटामिन K और ए फैट सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जो है अवशोषित होने वाला ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन K है। और विटामिन K के द्वारा क्या बनाया जाता है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। विटामिन विटामिन B और C जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए B और C हमारे बॉडी में कभी नहीं रुकते, ये बॉडी से निकलते रहते हैं। तभी आप देखना कभी भी डॉक्टर आपको अगर टैबलेट देता है अगर विटामिन की, तो ज़्यादातर B की देगा और C की देगा, या C की नहीं भी देगा तो ये कहेगा विटामिन C के जितने भी फ्रूट्स वगैरह आते हैं वो आप खाते रहिए। इसीलिए कहता है क्योंकि विटामिन C रुकता तो है नहीं बॉडी में, आप खाएंगे वो निकल जाएगा वाटर के साथ, तो इसलिए। और ऐसी B कॉम्प्लेक्स वगैरह की टैबलेट आपको मिलती हैं। जबकि इसके बाद A, D और E के ये जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। A, D, E के ये फैट सॉल्युबल होते हैं, तो हमारे बॉडी में फैट है तो ये फैट में रहते हैं, हमारी बॉडी में रहते हैं ये चारों विटामिन, ठीक है। तो इसमें जो है इससे क्या बनाया जाता है, तो यहाँ पर इससे बनता है प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन किस काम में आता है, ब्लड क्लॉटिंग, आपको पता है। तो विटामिन के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन बनाया जाता है। ये हमारी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होने वाला विटामिन है। एब्जॉर्ब हो गया देखिए फैट में, विटामिन के फैट में डिज़ोल्व विटामिन होता है, मतलब उसमें सॉल्युबल।
जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन के द्वारा सिंथेसिस करने के लिए काम करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, और क्या होता है, किसी की अगर कहीं कट लग जाए तो लगातार ब्लड बहता ही रहता है, ब्लड रुकता नहीं है। ठीक है, ब्लड रुकने को ही कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग होना। अब ब्लड क्लॉटिंग की यहाँ पर मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो विटामिन के में है, और आपको बता दें कि जो थर्मोप्लास्टिन की प्रेजेंस में ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये किस में बदल जाता है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है वो बदल जाता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अभी ब्लड क्लॉटिंग की बता रही, और किसकी प्रेजेंस में, थर्मोप्लास्टिन में, और थर्मोप्लास्टिन हमारे ब्लड में मिलता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिन हमारे ब्लड में मिलता है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये ब्लड में रहता है हमारे थर्मोप्लास्टिन, और इससे थ्रोम्बिन बनता है। फिर थ्रोम्बिन जो है, और ये सब प्लाज्मा में हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा में होता है ये सब। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में रहता है। अब ये थ्रोम्बिन से क्या बना, थ्रोम्बिन के बाद यहाँ पर बनेगा फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन बनेगा। अब फाइब्रिनोजन से बन जाएंगे फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होते हैं, रेशे, फाइबर होते हैं रेशे, तो वही फाइब्रिन जैसे रेशे बन जाते हैं। और यही रेशे जहाँ हमारा कट लगा है, ब्लड बह रहा है, वहाँ पर एक जाल जैसा ऐसा करके बना लेते हैं, और ये ऊपर जाल बना लिया कट वाली जगह पे, और तो ब्लड जो बहता है वो बहना रुक जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस होती है। और विटामिन के और इसके साथ साथ के साथ कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों का रोल रहता है, के और कैल्शियम दोनों का। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन की बात बता रही हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन के साथ और जो कौन सा मिनरल या कौन सा तत्व है जो ज़रूरी है, तो कैल्शियम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर बता दिया प्रोथ्रोम्बिन में। अगला है ये एम्पिएरा का क्या अर्थ है। तो एम्पिएरा जो है वो आपको मैं बता दूं कि एम्पिएरा की वजह से हमारे जो उसमें मवाद का संचयन हो जाता है। हमारी जो प्लूरल कैविटी, मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि प्लूरल कैविटी क्या होती है, उसमें हमारे मवाद इकट्ठा हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ भी है ये कि एम्पिएरा एक ऐसी दशा है जिसमें फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचयन हो जाता है, और लंग्स और वक्षस्थल का मतलब है थोरेक्स रीजन, और लंग्स आप जानते हैं हमारे फेफड़े। तो आपको पता है कि जो हमारी ये प्लूरल कैविटी होती है लंग्स के इधर होती है और वक्षस्थल पे होती है, तो इस जगह पे यहाँ पर मवाद आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मवाद इकट्ठा हो जाता है, ये हमारा पूरा वक्षस्थल है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर मवाद सब में मिल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर यही पोजीशन बताई गई है कि ये दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है 48 इज द वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। मधुमेह के मुख्य कारण में से एक इसमें से कौन सा है। तो इसमें से मधुमेह के सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दिखा है कि इंसुलिन की कमी से लोगों को शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं वो हो जाती है, और एक खतरनाक रोग होता है ये। और हमारे शरीर में क्या होता है, जब पैनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो इसलिए ये हमें शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं वैसे तो डायबिटीज़ बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। इंसुलिन की मात्रा अपर्याप्त हो सकती है, किंतु इसमें इससे रिसेप्टर को खोला नहीं जा सकता। पूरे ग्लूकोज को ग्रहण करने के लिए रिसेप्टरों की संख्या कम हो जाती है, जो कि ग्लूकोज को ग्रहण करते रिसेप्टर और ग्लाइकोजन में बदल देते हैं, है ना, ग्लाइकोजन में बदल देते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता है इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने से, डायबिटीज़ हो जाने से। इस वजह से जो है पूरी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ने की वजह से कहते हैं कि शुगर हो गई है आपको। ठीक है, शुगर हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ जो है दिखाई गई है। 49वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा लिखा है किर्निंग साइन इज एसोसिएटेड विद द सिम्टम ऑफ डिजीज़। किर्निंग के संकेत किस रोग के लक्षण हैं। तो ये जो है मेनिंजाइटिस के लक्षण है। किसके, मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क रोग है, 49 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगी आपको। ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। किर्निंग के संकेत मेनिंजाइटिस रोग के लक्षणों से संबंधित है। मेनिंजाइटिस से मतलब है कि हमारे ब्रेन को जो ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, ब्रेन के ऊपर लेयर जो ब्रेन को ढकती है, उस लेयर में जो है स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ये रोग मेनिंगोकॉकस नामक जो बैक्टीरिया होता है, कॉकस से ही समझ जाइए बैक्टीरिया हुआ, इसे कीड़ा बोलते हैं लोग, कहते नहीं आपके दिमाग में कीड़ा हो गया, तो वही मेनिंगोकॉकस
कॉकस नामक कीड़े के संक्रमण से हो जाता है। इसमें रोगी प्रलाप करने लगता है और बेचैनी का अनुभव करता है और रोगी के सिर में बहुत दर्द बढ़ने लगता है और बुखार 105 से 106 डिग्री तक हो जाता है। रोगी को नींद नहीं आती, मसल्स में ऐंठन होने लगती है और शरीर एकदम सीधा और गर्दन पीछे की ओर झुक जाती है। ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, और आँखों का जो काला भाग है वो ऊपर हो जाता है, मतलब बेहोश जैसी हालत, जैसे बहुत बुरी हालत इसमें हो जाती है। तो यहाँ पर ये हमने 49वां क्वेश्चन देखा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है एंटी हेलमिन्स ड्रग आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। कौन से एंटी हेलमिन्स आप समझ गए। हेलमिन्स जो होते हैं वो वॉर्म्स होते हैं। एक तो आपको पता है कि राउंड वॉर्म होता है, फ्लैट वॉर्म होता है। तो हेलमिन्स जो होता है फ्लैट वॉर्म से ज़्यादा क्रम, यही समझ लीजिए आप, फ्लैट वॉर्म, फीता कृमि वगैरह जो होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, वॉर्म ही तो कहते हैं, कीड़े कहते हैं गाँव में, आपने देखा होगा। शहरों में भी कीड़े ही बोलते हैं, कीड़े हो गए पेट में, तो राउंड वॉर्म जो हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं। तो एंटी हेलमिन दवाएँ जो हैं हमेशा कीड़ों के लिए दी जाती हैं, और ये कृमिनाशक दवाओं को कीड़ों की वजह से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए यूज़ किया जाता है, जो एंटी हेलमिन्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए दोस्तों, और रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम करेंगे। फिलहाल अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, उनकी डिटेल भी अच्छी लग रही है, तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ इसमें करेक्शन मांग रहे हैं तो बताइएगा कि इसमें ये करेक्शन कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलेगा। और मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।